प्रतिनिधित्व के जनक, डाइवर्सिटी के सिद्धांत को मानने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है। आप सबको शानदार बधाई। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज दिन भर तकरीबन 3 वीडियो बना चुका हूं साहू जी के ऊपर, और अंबेडकर के साथ जो संबंध थे वो तमाम बना चुका हूं। लेकिन वो किताब हमने पढ़ी थी। आज हमारे साथ उन पर चर्चा करने के लिए नागेश जी मौजूद हैं। नागेश जी से परिचय मैं पहले करा चुका हूं। राइटर हैं, सीनियर एक्टिविस्ट हैं, एडिटर हैं, लगातार कई किताबें वो लिख चुके हैं, कई अखबारों में वो लिखते रहते हैं। ये सब तारीफ उनकी मैं पहले कर चुका हूं। इस वीडियो में उनके पुराने वीडियो, सजेस्टेड वीडियोज में डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि नागेश जी आखिर हैं कौन। इनसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें लेनी है। साहू जी महाराज पे इन्होंने काफी शोध किया है, तो एक शोधकर्ता से, रिसर्चर से बात करना हर समय इतिहास को जिंदा करने के बराबर होता है। लगता है कि इतिहास को हम रूबरू देख रहे हैं। इसलिए मैंने नागेश जी से आग्रह किया था कि आज आपसे साहू जी महाराज के ऊपर चर्चा की जाए। नागेश जी, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद आपको। आप अम्बेडकर नामा बीच बीच में देखते हैं, लगता है मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल देखते हैं, बहुत सारे देखे। पहले देखे। तो चलिए, आज हम साहू जी के ऊपर चर्चा करेंगे और कई सवाल लेंगे। तो संक्षेप में और टू द पॉइंट सब बात रखनी है कि हमारे दर्शक, जो हमारे जो दोस्त हैं अम्बेडकर नामा के, तुरंत बात समझ जाए। एकदम कैप्सूल देना है उसमें पूरा। सबसे पहले एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि साहू जी महाराज के ऊपर मुझे लगता है बहुत ज्यादा शोध नहीं हुआ है। हमने जो पढ़ा है डॉक्टर अंबेडकर साहब की राइटिंग में, या ऐसे टेक्स्ट बुक टाइप से कुछ लिखा हुआ है जिसमें ना कोई रेफरेंस है, ना फुटनोट्स है, तो मुझे कई बार परेशानी होती है। पन्ने दर पन्ने में तलाशता रहता हूं। आपने काफी गहन अध्ययन किया है, इसलिए हमें पता है कि आप प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर ही बोलेंगे। पहली बात कि साहू जी का जो आरंभिक दौर है, शुरुआती दौर, वो किस तरह का था, कैसे था, उनकी पूरी वंशावली कहां से लिगेसी थी, ये उनका व्यक्तित्व क्या था, उसके ऊपर प्रकाश डालें। साहू महाराज का जन्म 1874 में हुआ है, और वो छत्रपति कोल्हापुर को जो गद्दी थी, शाहू महाराज की गद्दी थी, शिवाजी के शिवा छत्रपति से वो लगाया हुआ था। और वो उनका जो वंशज था उसका देहांत हो गया था, इसलिए ये शाहू महाराज जो थे वो घाटगे, उनका पहला घर का नाम घाटगे करके था, सरनेम उनका। और उनको फिर वो छत्रपति की गद्दी पर बिठाने के लिए उनको क्या बोलते, गोद में लिया गया उनको। अच्छा। हाँ, वो कुछ पहले से राजे नहीं थे, राजघराने में उनको गोद लिया गया। जैसा कि हम बोल सकते कि जैसा कि सयाजीराव गायकवाड़ का भी वैसे ही हुआ है। वो कुछ गायकवाड़ जी के वंशज नहीं थे, फिर भी वो नासिक जिले से एक उसको लड़के को ले जाकर उसको गद्दी में बिठाया था। ऐसा वही वही हुआ है शाहू महाराज के बारे में भी, क्योंकि वो उनको लिया गया, दत्तक लिया गया और उनको गद्दी पर बिठाया गया। और जो शाहू महाराज की यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज उसी उसी कड़ी में आते हैं। वो कोल्हापुर घराना जो था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के रूप से आता है। तो शाहू महाराज का वो घाटगे घराने से उनका दत्तक लिया हुआ है। और उनको फिर 1884 में उनका राज्याभिषेक, जिस बोलते हैं, राजे बनाया गया उनको। और ये क्योंकि ये जो कोल्हापुर संस्थान था वो अंग्रेज राज में का संस्थान था, वो पूरा इंडियन नहीं था। अंग्रेजों का जो अंकित होते थे यहाँ के संस्थान, उसमें शाहू महाराज का यानी कोल्हापुर संस्थान था, और उसके वो राजा बन गए थे 1884 में। तो शाहू महाराज की फिर वो फ्रेजर करके वो अंग्रेज उनको पढ़ाया था, उनके गुरु थे, तो अंग्रेजों ने पढ़ाया उसको, अच्छा ट्रेनिंग दिया उनको, पढ़ा उसको, फिलोन तक कहीं घुमाया उनको पूरे देश में, पूरी जनमानस कैसा होता है वो भी पढ़ा है। अंग्रेजों ने काफी उनके ऊपर उनको शिक्षित किया है। और फिर वो उनका 1884 में उनका राज्याभिषेक हुआ। तो ये उनकी शिक्षा भी अच्छी तरह से हुई थी।
ऐसा उनका शुरू में ही था, क्योंकि वो शिवाजी महाराज से जो शिवाजी महाराज के वंशज थे उसमें से कई गद्दी में से ये वो छत्रपति कोल्हापुर की संस्थान का ये था। तो और फिर उसके आगे वो फिर राजा बनने के बाद वो उनको सब देखने लगे कि कैसी जनता की हालत क्या है, लोग कैसे रहते हैं, गरीब लोग कैसे रहते हैं, ये सब तो देख रहे थे और उसका स्टडी कर रहे थे। हम्म। तो उसमें तो हाँ, यस, कंटिन्यू। तो वो जो काल था वो जैसा कि महात्मा फुले ने जो सत्यशोधक समाज किया था, उसके बाद उन्होंने 1890 में तो उनका देहांत हो गया था फुले का, मगर फुले के विचार पूरे महाराष्ट्र में, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में थे। तो क्योंकि महात्मा फुले का भी जो प्रचार था, जो सत्यशोधक समाज था, वो भी पूरे महाराष्ट्र में उसके विचार जा रहे थे और उसी का भी प्रभाव उनके ऊपर हुआ, शाहू महाराज के ऊपर, ऐसा ऐसा दिखता है। तो शाहू महाराज का फिर वो उन्होंने जो काम किया है, वो पूरा तो उनका बहुत बताना मुश्किल हो जाएगा इतने टाइम में, मगर उन्होंने जो काम किया है कि जो कानून बनाने का काम किया उन्होंने, शाहू महाराज ने, कि उस और उनकी जो दृष्टि थी कि वो दृष्टि तो पूरे पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश में जाति व्यवस्था थी। तो उन्होंने पूरे उसके कोल्हापुर संस्थान में नए नए कानून बनाए, और उसमें तो छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बनाए। और उनका एक जो अनुभव है कि क्यों वो उनके उनके दिमाग में या ऐसे विचार क्यों आए, तो ये एक घटना बताते हैं कि ये जो कलयुग में जो उनको वो पंचगंगा नदी करके कोल्हापुर में, वहाँ वो स्नान करने के लिए जाते थे और एक पुरोहित वो मंत्र पढ़ता था। तो एक दूसरा पंडित था जो उनके ज्यादा नजदीक था, उसने सुना कि ये जो पंडित जो स्नान करते समय जो मंत्र बोल रहा है, जो कुछ संस्कृत बोल रहा है, वो पुराणोक्त है, पुराण से लिए हुए हैं, वेदों से लिए हुए हैं। तो उसने पूछा, उसको बताया कि ये तुमने ऐसा क्यों किया है, पुराण वाले मंत्र क्यों पढ़े हैं। तो उसने बताया कि जो पंडित था वो मंत्र उनका अंकित था, उनका नौकर जैसा ही था। तो उसने बताया कि ये शाहू महाराज शूद्र है और शूद्रों के लिए पुराणोक्त ही मंत्र बताया जाना चाहिए, वेदोक्त का अधिकार नहीं है। तो ये जो बात है कि वेदोक्त मंत्र यानी वो क्षत्रिय होना चाहिए उसके लिए, ये तो शूद्र है। और क्योंकि ये बात तो ये है कि शिवाजी राजा जब बने तब उनको भी कहा गया था कि ये शूद्र है, शिवाजी शूद्र है, इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। फिर उनको काशी से बनारस से कोई गागा भट्ट नाम का ब्राह्मण लाना पड़ा, उसको बहुत सारी दक्षिणा देनी पड़ी। फिर उसने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारा क्षत्रिय बोलते हैं। तो फिर ऐसा लाल कर भी उनको क्षत्रिय फॉर द टाइम बीइंग बनाया। वैसा शाहू महाराज के कान पर हो गई वो बात, वो जो पुरोहित का दूसरा ब्राह्मण था, बताया कि ये जो पंडित है आपका नौकर जो है, वो आपको पुराण से मंत्र बोलता है। तो उनको लगा कि ये जो बात है, फिर उन्होंने पूछा कि ये क्यों है, तो उसने बोल दिया कि आप शूद्र है, आपके लिए हम वेद से मंत्र नहीं बोल सकते। तो उन दिमाग में फिर उस टाइम से उनके दिमाग में चक्र चलने लगा कि ये क्या बात है, ये शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये जो चातुर्वर्ण की प्रथा है, और हम राजा होकर भी, हम शिवाजी के वंशज होने पर भी हमको शूद्र कहा जाता है, ये ब्राह्मण, तो मेरा नौकर शूद्र नीच कहता है। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगी और तब से उनके विचार में परिवर्तन हुआ। वो सोचने लगे कि ये क्या बात है। तो शाहू फिर वो जो क्षत्रिय होना या ब्राह्मण से नीचे, क्षत्रिय होना भी ब्राह्मण से नीचे होना है, तो मगर मानते थे कि हमको शूद्र मत कहो, हमको क्षत्रिय कहो। एंड ये सभी सभी वहां के उस जमाने में लोगों को लग कि चातुर्वर्ण मानने वाले ही थे।
बाद में उनको और दिमाग में और शाहू महाराज ने और उसका संबंध आया सब जनों से, तो फिर शाहू महाराज के विचार में फर्क होने लगे और वो पूरी तरह से ये चातुर्वर्ण के खिलाफ भी हो गए। वो एक बात बीच में ये हो गई थी कि उन्होंने ब्राह्मण गुरु छात्र यानी ब्राह्मण गुरु क्षेत्र ये करने के बजाय छात्र जगत गुरु पीठ, जैसा कि शंकराचार्य ब्राह्मण शंकराचार्य होता है वैसा उन्होंने क्षत्रिय शंकराचार्य बनाने की बात की, वो उसने किया भी उन्होंने, और उसके हाथों से फिर ये सब करने लगे, पूजा पाठ या जो है उसके हाथ से करने लगे। वो फिर उनको ये भी देखा कि एक छात्र जगत गुरु उनके उनके जो जादव जैसे भास्कर जादव जैसे अच्छे विद्वान साथी थे, उनके उनके यहाँ नौकरी करने वाले थे, तो उनको लगा कि ये भी जरा सोचने की बात है कि हमारे देश में जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, हमारे देश में जो ये जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, इसके बारे में भी वो सोचने लगे। और उनकी फिर उन्होंने उसके बारे में जो सोचा, तो उन्होंने फिर वो अछूतों से लेकर जाति व्यवस्था उसके बारे में एक, तो शाहू महाराज के विचारों में जो फर्क आया है कि वो छात्र गुरु क्षत्रिय से लेकर बहुजनों तक, यानी शूद्र अतिशूद्र होगा, अछूत होंगे, अस्पृश्य होंगे, उनसे नजदीकी बढ़ाने का काम किया है उन्होंने। शिक्षा के बारे में वहाँ कंपल्सरी एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी किया, और ये जो शेड्यूल कास्ट थे, अछूत लोग थे, उनके लिए कंपल्सरी और जिसको बोलते कि बगैर पैसे से एजुकेशन शुरू किया, ये बहुत बड़ी क्रांति की। तो ये सब होते होते जो शिक्षा के बारे में उनको जो दिखा कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो केवल ब्राह्मणों के हाथ में है, तो उन्होंने उसको भी विरोध किया और धीरे पूरे पूरे अपने राज्य में हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोला, और वो फुकट यानी जो मुफ्त जिसको बोलते कि बिना पैसे से मुफ्त में वो एजुकेशन शुरू किया, दलितों के लिए ज्यादा उन्होंने भर दिया था। तो ये जो जाति व्यवस्था के खिलाफ का उनका उनका जो रवैया था, वो माने किसी राजा के दिमाग में वो नहीं आया था, वो शाहू महाराज में दिमाग में आया था। तो उन्होंने फिर वो छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ भी जंग छेड़ी है। उन्होंने वहां जो शिक्षा के बारे में लोग पढ़ते नहीं थे, और पढ़ने के लिए वो उन्होंने हॉस्टल निकाले, जो लोग पढ़ नहीं सकते गरीब लोगों के लिए, और हर जात के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए, क्योंकि अछूत अस्पृश्य लोगों के लिए अलग हॉस्टल बनाया, मुसलमानों के लिए अलग बनाया, तो मराठा होंगे उनके लिए अलग बनाया, यानी हर जाति के उनको पूछा कि ऐसा क्यों है, जात अलग क्यों रखते हैं आप? तो उन्होंने बोला कि अछूत लोग और मराठा होंगे या दूसरे जाति आपस में रह नहीं सकते, मगर उनको एजुकेशन देने की तो जरूरी है, इसलिए उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग उनके लिए बनाए, और उनको बुला बुला कर उन्होंने इवन मुसलमानों के लिए एक हॉस्टल बनाया था उन्होंने। तो इस पूरी समाज पढ़ना चाहिए, पूरे समाज के सभी जातियों में पढ़ाई जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने सबके लिए हॉस्टल खुलवाए। ये बहुत बड़ी बात है कि वो जाति व्यवस्था खिलाफ भी थे, मगर सब जाति समान नहीं है, जब तक समान नहीं होती है तब तक उनको विशेष सहूलियत देना चाहिए, ऐसे ऐसे उनके दिमाग में था। तो ये अछूतों के लिए स्कूल खोलना ही बड़ी बात थी, अछूतों के लिए स्कूल और हॉस्टल खोलना ही बड़ी बात थी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी। और एक उन्होंने जो छुआछूत थी, वो खुद एक गंगाराम कामरे नाम का एक दलित था, और खुद जाकर वो उसके चाय की दुकान में खुद चाय पीते थे। उसको नौकरी नहीं थी, इसलिए उसको बोला कि तू चाय की दुकान निकाल, फिर वो खुद उस चाय पर जाते थे। सब बाकी मराठा वगैरह सब ये हो गए थे कि कैसा राजा अगर अछूत के महार के घर वहां का दुकान का चाय पीता है तो हमको तो पीना ही पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने प्रैक्टिकल भी बहुत कोशिश की कि खुद जाकर उसको कामरे के दुकान में जाकर खुद चाय पीते थे, और
फिर बाकी लोगों को पीना पड़ा। तो ये जो छुआछूत के अस्पृश्यत अछूतपन के खिलाफ की जो बात है, वो प्रैक्टिकल करके उन्होंने लोगों को समझाया कि जात पात कुछ नहीं है। तो इसलिए वो उनका जाति व्यवस्था के खिलाफ का ये काम। तो हम देखते हैं कि फिर उन्होंने ये जो एजुकेशन के बारे में किया, और मगर जो नौकरशाही थी, वो बोलते थे कि ऐसे ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी है, उनका सब सब तरफ उनका वर्चस्व है। तो पूरे उनके राज में भी पूरे जो नौकरशाही थे, उस ब्राह्मण सबसे ज्यादा थे, और बाकी लोग का कुछ भी छुटपुट लोग भी ये थे। तो उन्होंने फिर रिजर्वेशन का कानून निकाला 1902 में। उन्होंने 50% रिजर्वेशन फॉर नॉन ब्राह्मीन्स, एंड उससे सभी जाति आते थे, मुसलमान हो, मराठे हो, दलित हो, सबके लिए 50%। जैसा कि अभी भी नहीं है हमारे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% नहीं है। तो वो 1902 में उन्होंने 50% रिजर्वेशन का कानून बनाया, और ये भी देखा कि अगर इसका अगर ये नहीं, और फिर उसके खिलाफ ब्राह्मण लोग बहुत पिड़ गए थे। तो उन्होंने उसके खिलाफ बहुत मूवमेंट चलाई ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ। तो ये जो तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक बोलते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ बहुत बगावत की, उनके खिलाफ आंदोलन किया, और लोगों को भड़काया, ब्राह्मणों को भड़काया कि ये सब जो करता है साहू महाराज, ये गलत है, ये तो नीचे वाले लोगों को ऊपर आने की बात कर रहा है, हमारा अधिकार जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों के खिलाफ ये सब उसका काम हो रहा है। इसके लिए सब तिलक से लेकर जो ब्राह्मण वर्ग था, वो शाहू महाराज के खिलाफ बनाने का काम तिलक के नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो 1902 का कानून है, वो जो उसका जो आदेश है, वो इंग्लैंड में थे, वहां से जारी किया उन्होंने इंग्लैंड था, और देखा था कि समाज में कैसे कैसे लोग, इंग्लैंड की स्थिति, सामाजिक स्थिति और हमारे सामाजिक स्थिति, इसमें क्या फर्क है। तो उन्होंने उस 1902 का कानून करने के बाद उनके खिलाफ बहुत बड़ा वातावरण हो गया। पूरे ब्राह्मण लोगों ने जमा हो गए, और उनको कोसने लगे उनके खिलाफ, उनके ऐसा बहुत सारा बवाल खड़ा किया। तो शाहू महाराज उसको डरे नहीं, वो अपने इसमें कायम रहे। और इसके लिए फिर वो ये भी देखते हैं कि उन्होंने जब एक कानून ये देखा था कि जब अछूत लोग नौकरी में रह जाते हैं, तो दूसरे जाति के लोग उनसे ठीक से बर्ताव नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि ऐसा अगर दिखे, तो उनको ताकीद दी सबको, नौकरियों को, अछूत से या कोई दलित है तो उसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अगर जो समानता का व्यवहार नहीं करेगा, हम उसको नौकरी में नहीं रखेगा। यानी उन्होंने देखा था कि कोई दलित नौकरी में जाता है, नौकर बनता है, तो उससे बर्ताव अच्छा नहीं होता है, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने ताकीद दी थी। ऊपर वाले मराठा भी हो गए, कोई भी हो गए, तो उन्होंने समानता का बर्ताव करना चाहिए, ऐसी ताकीद उनको। तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी उनके साथ बहुत बड़ा गहरा था, रिश्ता था, संबंध उसमें थे। सर एक दो बात और मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए कर लूं, कि दो बात मेरे समझ में आई कि शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज दोनों एक ही समुदाय के थे, हाँ, कुर्मी समुदाय के थे, जो कि शूद्र उस समय समझा जाता था। हाँ, दूसरी बात है कि शंकराचार्य बनने का अधिकार ब्राह्मणों को था, उसके हाँ, जगह इन्होंने शंकराचार्य क्षत्रियों को बनाने का प्रस्ताव किया। राइट, बराबर बराबर। क्षत्रिय शंकराचार्य बना। हाँ, हाँ, क्षत्रिय शंकराचार्य बनाने की बात की। और तीसरी बात जो मेरे समझ में आया कि जो सामाजिक सुधार वो कर रहे थे, उसका बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने विरोध किया, मुखालफत की। ये 3 पॉइंट हो गए। अब सर मैं आता हूं दूसरे पहलू पे। मैंने अंबेडकर के राइटिंग्स में साहू जी महाराज के साथ उनके जो रिश्ते थे वो मैंने देखा है। और पहली सार्वजनिक सभा में 1920 में मनगांव में वो गए थे दोनों एक साथ। और वही समय है कि जब बड़ौदा में जो जाते हैं नौकरी करने, और अछूत समझ के उनका जो व्यवहार होता है वहां पे, और उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा पूरा लिखा है 6 चैप्टर में, वो हमने पढ़ा है, वीडियोज भी बनाए।
तो वहां से लौट कर आते हैं और वो नौकरी करते हैं और तमाम होता है कि हम किस्तों में पैसा वापस लौटा देंगे। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि 1922 में साहू जी महाराज का निर्वाण हो जाता है 1922 में, और 20-21 तक ये सब साथ थे वहां पे, मूक नायक चलाने में उनकी भूमिका थी। पैसा था। सपोज अगर अगर कुछ दिन और अगर साहू जी महाराज जिंदा रहते और बिल्कुल अम्बेडकर साहब के साथ उनके पत्राचार होते थे, आपने देखा भी होगा कुछ पत्राचार। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये दिशा कुछ और होती राजनीति की। मैं सही बिल्कुल कह रहा हूँ? बिल्कुल। पूरे पूरे वो चातुर्वर्ण्य के खिलाफ हो गए थे साहू हाँ, महाराज। जब जब छात्र जगत की बात थी, इसका मतलब था वो चातुर्वर्ण्य को मानते मानते थे। मगर हम्म, बाद में वो पूरे वो गांधी को भी बोलते थे कि ये चातुर्वर्ण्य वाला गांधी के विचार होंगे तो मैं उसके खिलाफ हूँ, ऐसा हम्म, बोला। और हम्म, साहू महाराज अगर रहते तो मानगांव परिषद जो मार्च 1920 को हुई, हम्म, जहाँ साहू महाराज गए थे, हम्म। और दूसरी परिषद मई 1920 में नागपुर में हुई थी। नागपुर में बहिष्कृत वो भारत। वो लेख मुझे चाहिए, वो कहाँ है मुझे बताएंगे? वो मुझे चाहिए, नागपुर वाला। हाँ, नागपुर में मई मई 1920 में नागपुर में हाँ, बहिष्कृत समाज की परिषद, अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज की परिषद हुई थी। और उसके अध्यक्ष साहू महाराज थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे उसमें। और जब नागपुर में साहू महाराज आए तो वो बोले ये उनको पत्रक लगा के, पोस्टर लगा के नागपुर में, ये देखो देड़ों का राजा आ रहा है। तो ये भेड़ों का राजा है। और हाँ, यहाँ का जो नागपुर का जो भोसले था, राजा था भोसले, वो हाँ, नागपुर छोड़ के दूसरे गांव चला गया कि वो हमारे घर में आएगा तो हमारा ये हो जाएगा। तो घर में नहीं आने दिया उसको। यहाँ अच्छा। जब भोसले भोसले था, भोसले यानी वो शिवाजी के वंशज नागपुर में आए थे। तो वो इतने जातिवाद थे कि वो घर घर छोड़कर चला गया नागपुर से। हम्म, और साहू महाराज से मिला नहीं। और हम्म, पत्रक लगा, राजाओं ने पत्रक लगाया, पोस्टर लगा गली इसमें भिंत इसी के ऊपर, कि वही भेड़ों का राजा आ गया। यानी वो हाँ, अछूत जाति, डेढ़ मतलब अछूत जाति। हाँ, अछूत जाति का धेड़, यानी वो महार या अछूत को उनको बोलते हैं, धेड़ों का राजा आ गए। तो ऐसी बात उनके खिलाफ हो गई थी। तो वो बोले ठीक है, मैं सबको समान समझता हूँ। मैं किसी को ऊंचा और मैं किसी को नीचा नहीं समझता। इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, मतलब मुझे बोलते हैं तो ठीक है। मगर बोले कि आज मानगांव परिषद में ही उन्होंने जाहिर किया था कि हर जाति का नेता अगर वही होता है तो अच्छी बात होती है, मुझे तुम राजा मत बनाओ। अब अम्बेडकर आए हैं, अम्बेडकर तुम्हारे नेता होंगे, अम्बेडकर पूरे पूरे समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। उन जो विद्वत्ता जो है, उनकी बहुत बड़ी विद्वत्ता है। आप लोगों ने समझना चाहिए कि आपके राजा, आपके जो नेता है अभी, वो अम्बेडकर है। तो ऐसी बात उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व, बोले कि मैं नहीं नेता हो सकता आपका। आपकी सारी जानकारी, सारी दुख दर्द जो है, तो अम्बेडकर जितने जानते उतना मैं नहीं जानता हूँ। तो इसलिए उन्होंने बाबा साहब को उसे बढ़ावा दिया था। और जब बाबा साहब अम्बेडकर के घर में वो गए, जब बाहर फॉरेन से आने के बाद वो उनके घर में गए और वो बोले कि आप इतने बड़े है ना, आप समाज का भला कर सकते हैं। और तो उन्होंने फिर उनको सत्कार किया, शाहू महाराज ने उनका, बाबा साहब अम्बेडकर सत्कार किया। तो बाबा साहब भी गदगद हो गए कि बोले इतना बड़ा राजा मेरा मेरा सत्कार करता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जब 1920 में इंग्लैंड में गए थे, वहां भी उनको पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने पैसे पैसे भेजे हैं। तो और जो उनकी जो पत्नी बाबा साहब की थी, उनको भी बोले मैं तू मेरी बहन है। तो ऐसा रिश्ता उन्होंने, इतना नजदीक का रिश्ता उन्होंने बताया। मेरे ख्याल से ये गायकवाड़ के घराने से इतना नहीं हुआ जितना ज्यादा नजदीकी हमको देखते हैं कि शाहू महाराज की। हम्म। तो महाराज ने भी उनका नेतृत्व, आप सबके नेतृत्व हो सकते हैं, केवल महारों की नहीं है। तो पूरे हम्म। पूरे नेता नेतृत्व के गुण आप में है। ऐसी बात भी शाहू महाराज ने बाबा साहब के बारे में रखी थी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यानी जी इसलिए वो सर। बाबा साहब को इंग्लैंड में रहते हुए उनका देहांत हो गया इधर। तो, हम्म। तो उन्होंने बहुत दुख जताया। और हमारे लोगों को बताया कि बोले बाबा साहब, ये शाहू महाराज की जयंती हम लोगों ने अपने नेता की जयंती जैसे मनानी चाहिए। ऐसा भी बाबा साहब ने कहा था उस टाइम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये सब किया है।
सर, एक बात और पूछना चाह रहा हूं मैं कि मुझे बहुत रेफरेंस बुक नहीं मिला है साहू जी महाराज पे, मैं पढ़ना चाहता हूं। आप हम्म। हिंदी या अंग्रेजी में कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे, और दूसरा आप नागपुर वाले अधिवेशन का भाषण मुझे देंगे। ठीक है, ठीक है, वो देख और लूंगा। और साहू जी महाराज पे जो गंभीर शोध कार्य हुआ है, अगर उसके कुछ नाम हो तो वो हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को और हमें भी बता दें कि हम पढ़ बहुत सकें। बहुत सारी किताबें मराठी में है, मगर ये अंग्रेज में भी है, अंग्रेजी और हिंदी में भी है। मैं वो आपको भेजूंगा वो उसका फोटो, और किताब मिली तो किताब भी भेज सकता हूँ। देखो, मैं अंग्रेजी में है किताब, हाँ जी। शाहू महाराज सोशल रिफॉर्मर शाहू महाराज करके ऐसा। और ओके। तो उस वो किताब तो मैं आपको मिली तो भेज सकता हूँ, नहीं तो जेरॉक्स करके भेज सकता हूँ। देखते हैं हाँ, फिर। मैं मुझे लिस्ट हिंदी और अंग्रेजी का लिस्ट भेज दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि ये किताबें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी ठीक है, जी। ठीक। तो आज सर आखिरी सवाल आपसे। आपने पत्र व्यवहार साहू जी महाराज के साथ डॉक्टर अंबेडकर के पत्र व्यवहार हुए होंगे, मराठी में ही हुए होंगे, चाहे अंग्रेजी में हुए होंगे। कुछ अगर हम्म। दिलचस्प पत्र आपके हाथ लगे हों तो जरा हाँ। उसके बारे में बताइए। मुझे ज्यादा पत्र तो, हाँ, मैंने देखा, मगर अभी याद नहीं आ रहा और पत्र है जी। उनके। तो उसके बारे में अभी मैं नहीं बता सकता, बाद में अच्छा, मैं कोई बात। देख कर भी बताऊंगा, आपको भेज भी सकता हूँ। जी जी क्या जी। मराठी पत्र है, मगर वो अभी अभी मुझे उतने पत्र के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो मगर जाति व्यवस्था के खिलाफ जो उन्होंने और भी काम किया है, वो भी ये हम्म। करना चाहिए। तो उन्होंने जाति के मुताबिक जाति, सब जाति पढ़ना चाहिए, इसलिए वो हॉस्टल की बात मैंने कही है। बाद में उन्होंने अंतर जातीय शादी विवाह जो होते हैं, अंतर जातीय विवाह के जो इंटरकास्ट मैरिज का कानून बनाया। जाति वाह। जाति हाँ, तो वो हम्म, 1919 में बनाया कि बड़ी बात। हाँ, ये कि अंतर जातीय शादी को कानूनी जामा पहनाने का काम पहले शाहू महाराज ने बनाया 1919 में। और केवल यही नहीं, तो अपनी जो ये थी, रिश्ते वाले थे, उनकी शादी धनगर यानी जो शेफर्ड होते हैं, उन जातीय में लड़की अपनी दी थी उन्होंने, यानी खुद से पहला खुद। कानून था भारत के इतिहास में, पहला कानून था अंतर्जातीय विवाह का। हाँ, इसके पहले ये कानून था, उसका विचार था, कांग्रेस में भी ऐसा विचार था, मगर कानून मेरे ख्याल से यही शाहू महाराज ने 1919 में बनाया है, वो कानून है। हम्म। और जात को ये एक शक्ति थी कि जाति का काम जाति वालों ने ही करना चाहिए, कि हम्म। हर जात में सुनार है तो सुनार का बनाए, लोहार है तो लोहार का ही काम करना चाहिए, इसकी शक्ति थी कि वो जात वो उस जात वाले ने उसी काम करना चाहिए। उसके खिलाफ भी उन्होंने बताया कि ऐसी शक्ति नहीं चलेगी, किसी जात वाले को किसी और दूसरा काम कर सकते हैं, यानी जात निहाय जो काम था, इस जात का यही काम होगा, ये इसके खिलाफ भी उन्होंने भूमिका ली थी कि कोई भी आप कोई भी काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं कि चमार है तो चमार का ही काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी कानून उन्होंने बनाया था कि ऑल ट्रेड्स आर फ्री फॉर एवरीबॉडी। तो जात तोड़ने का काम भी उन्होंने किया था कि जात का काम ही करना ये जरूरी नहीं है। तो ये भी, इससे भी लोगों का अच्छा फायदा हो गया था। तो ये सब शाहू महाराज का स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों का शिक्षण होना चाहिए, इसके लिए उन्हें पुनर्विवाह, ये जो होता है विधवा जो होती है, जो पति मर जाते हैं, उसके लिए भी उनका विवाह होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने रखी थी कि जो विधवा बाई है रहते, उसको जैसा कि निग्लेक्ट करते हैं, उसका कुछ मान नहीं रहता है, उसको बहुत अपमानित जीना पड़ता है। उसके लिए भी उन्होंने विधवा विवाह कानून बनाया कि नहीं तो ये अच्छा। मराठा वगैरह। हाँ, तो हम्म। मानी मराठा होगा तो वो तो खुद को बहुत ऊंचे समझते थे। शादी, कोई आदमी मर गया तो उसकी औरत की शादी नहीं हो सकती थी, उसका भी कानून उन्होंने बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो बाबा साहब अम्बेडकर का और उनका तो पत्र का बारे में यही हो गया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनके बारे में लिखा है, उनके बारे में वो मेरे ख्याल से उनका जो लेटर है, उनके बारे में अपने लोगों के लिए बताया कि जब उनका देहांत होने के बाद शाहू महाराज का, उन्होंने एक लेटर लिखा लोगों के, आपने शाहू महाराज के प्रति कैसी उदारता की, सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और
सर चलते चलते एक सवाल और, आपसे बात बोल- करना हर समय मुझे ज्ञानवर्धक रहता है, मैं नई नई बातें सीखता हूँ। चलते चलते एक सवाल और कि साहू जी महाराज पर ज्योतिबा फुले का प्रभाव था, अंबेडकर पर दोनों का प्रभाव था, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। हाँ, हाँ आज के संदर्भ में अगर याद करें तो ज्योतिबा फुले माली जाति से थे, हाँ। साहू जी महाराज कुर्मी जाति से थे। तो क्या हम्म। उनके समुदाय में दोनों इन महापुरुषों के विचारों का कितना प्रभाव है? आज अगर हम ऐसे मूल्यांकन करें तो आज। ये बात है कि शाहू शिवाजी महाराज और शाहू महाराज ये तो आज के जो मराठा है या हम्म। कोई भी दूसरे जाति के भी लोग हैं, वो शाहू महाराज के बजाय शिवाजी को ज्यादा मान देते हैं। अच्छा। शाहू महाराज सामाजिक क्रांतिकारी थे और शिवाजी केवल उसने वो मुस्लिमों की सत्ता अपने हाथ में ली। तो इसके लिए ब्राह्मणों से लेकर सभी मराठा शिवाजी को ज्यादा मान देते हैं। मगर ब्राह्मण लोग शिवाजी का प्यार करते, शिवाजी का यूज किया कि हिंदू, वो गोलवलकर ने लिखा है कि शिवाजी वॉज ए ग्रेट हीरो ऑफ हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र का नेता था शिवाजी। मगर शाहू को गाली देते हैं सब ब्राह्मण। मगर वो मराठा भी वो बोलते हैं कि उसने स्वतंत्र राज स्थापन किया, राज्य स्थापन किया जी। शिवाजी ने। मगर शाहू ने अंग्रेजों की सत्ता में अपना संस्थान निभाया। तो दोनों में जो फर्क है कि शाहू महाराज यानी वो उनको अपना राज स्थापन नहीं किया, मगर जो संस्थान था पहले से जो संस्थान था उसके वो उनके वो राजे बने। मगर शिवाजी ने अपना एक खुद का राज्य बनाया और एंटी मुस्लिम था। मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करने के कारण ब्राह्मण उनको ज्यादा मानते हैं। और मराठो भी बोलते हैं कि हमारा हमारा राज्य जो हिंदवी स्वराज जो है, स्वराज बनाया था शिवाजी महाराज ने, इसलिए मराठा लोग या बाकी सारी जातियों के लोग भी शिवाजी का ज्यादा उदोदो करते हैं, ज्यादा उसको मान देते हैं। नहीं तो मगर शाहू महाराज को मराठा भी उतना सम्मान नहीं करते जितना वो शिवाजी का करते। तो ये जो हालत है ये अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा इसके बारे में कि वो उनका जो उनके कोल्हापुर में एक भाषण हुआ था, बाबा साहब ने बोला था कि जाति व्यवस्था का विरोध करने में शिवाजी महाराज से ज्यादा शाहू महाराज का महत्व है। हाँ, कहा है उन्होंने। शाहू महाराज इज ग्रेटर देन शिवाजी। उन्होंने ये उन्होंने कहा है, अब मैं लाइन बता देता हूं कि हाँ साहू जी महाराज ने ब्राह्मण्य का किला ढा दिया और बिल्कुल शिवाजी जो है ब्राह्मण्य के सामने जो है वो सरेंडर कर गए। ये मस्तक हो लाइन। गया, हाँ। सबमिट हो गया, वो सबमिट। शाहू महाराज ब्राह्मणों के खिलाफ थे, शिवाजी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे। शिवाजी सबमिटेड टू द ब्राह्मण्स, यानी वो उनको शूद्र कहा, वो पैर पड़े ब्राह्मणों के। मगर शाहू महाराज पैर नहीं पड़े। यानी जो सामाजिक क्रांति का काम शाहू महाराज ने किया और ये राज सत्ता का काम किया है। राज सत्ता से सामाजिक सत्ता बड़ी चीज है। और जैसा बाबा साहब ने कहा है कि महात्मा फुले ने कहा है कि सामाजिक सत्ता जो ब्राह्मणों की है वो नष्ट करना चाहिए। ये बात शाहू महाराज ने भी कही, फुले ने कही, बाबा साहब ने की। तो इसका मतलब है कि वो सामाजिक स्वतंत्रता ये राजकीय स्वतंत्रता से ज्यादा बड़ी है। शाहू महाराज ने यही भी कहा था कि यहाँ की स्वतंत्रता आएगी अगर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी तो वो हमारे कुछ काम की नहीं है। जाति व्यवस्था तो ये बात जो है बाबा साहब की भी थी कि स्वतंत्रता मिलना यानी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता जाना होगा, तो वो स्वतंत्र हमको नहीं चाहिए। ये भूमिका शाहू महाराज की भी थी। इसलिए वो ब्राह्मण लोग बोलते थे कि ये अंग्रेजों के बाजू लेने वाला है शाहू महाराज। मगर वो सामाजिक समता का उनको लगता था कि ये ज्यादा मानवीयता भरा काम है। मानवता को ऊपर लाने, सबको नीचे ऊंचे कुछ रखना नहीं है। ये जो बात शाहू महाराज की थी वो शिवाजी में नहीं थी। शिवाजी ने ब्राह्मणों का कभी विरोध नहीं किया जो शाहू महाराज के। इसलिए दोनों पर्सनैलिटी जो है वो सामाजिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे हम तो शाहू महाराज आज के संदर्भ में ज्यादा ज्यादा रिलेवेंट है शिवाजी के जरिए, शिवाजी से। तो हमको लगता है कि शिवाजी वाले जो आज ज्यादा ज्यादा संख्या में शिवाजी में जानने वाले, महात्मा फुले को भी मराठा लोग उतने नहीं मानते जितने दलित मानते हैं या ओबीसी मानते हैं।
तो महात्मा फुले माली जाति के होकर भी उन्होंने केवल माली जाति की संगठना नहीं बनाई, नहीं वो पूरी भूमिका एंटी कास्ट थी, एंटी ब्राह्मण थी। यानी हिंदू वो उन्होंने बोला है कि यहाँ तो पूरा रानी को एक लेटर कविता की उन्होंने महात्मा फुले ने, वो बोले कि सत्ता तुझी रानीबाई कुणब्याची दाद नाही, यानी यहाँ का जो काश्तकार है उसका कोई पूछता नहीं है, यहाँ सब ब्राह्मणों का राज चल रहा है। ये फुले ने बताया था अंग्रेजों को, रानी को लिख कर एक लेटर करके कविता की थी। तो इसका मतलब कि महात्मा फुले पूरे ये थे कि ब्राह्मणशाही भी उनका दमन करने वाली है, अंग्रेज नहीं है। तो उन्होंने जो अंग्रेज आने का हम देखते हैं कि महात्मा फुले पैदा हुए जब अंग्रेजों का राज था। 1818 में पेशवाई का खात्मा हुआ और 1827 में महात्मा फुले आए। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमको लगता है कि महात्मा फुले का व्यक्तित्व तो साकार नहीं होता। पेशवाई में कोई माली या कोई शूद्र पढ़ नहीं सकता था, केवल अंग्रेज आए इसलिए महात्मा फुले पढ़ सके। यही हम बाबा साहब के बारे में कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आते और बाबा साहब के पिताजी और मिलिट्री में नहीं जाते और पढ़ाई का चांस नहीं मिलता तो बाबा साहब का व्यक्तित्व तो होता कि नहीं, ये भी हमको डर लगता, क्योंकि 114 साल पेशवा का ब्राह्मणों का राज था। तो 114 साल में कोई दलित नेता नहीं पैदा हुआ। दलित नेता पैदा हुआ जब अंग्रेजों का राज आया। शूद्र नेता महात्मा फुले पैदा हुए जब अंग्रेजों का राज आया। तो अंग्रेजों का राज हमारे लिए एक गुण था, हमारे लिए एक क्रांतिकारी की भूमिका थी। और ब्राह्मण भी बड़े वहां, मगर हमारे जो नेता पैदा हुए पेरे रामास्वामी भी देखते हम, तो वो केवल अंग्रेजों को राज में वो बढ़ सके। आज ब्राह्मण है, आज फिर पेशवाई है हमारे देश में। तो आज महात्मा फुले बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व तो साकार नहीं हो सकता, क्योंकि सबको दबाए रखते हैं। तो ये भी हमको ख्याल में रखना चाहिए कि सामाजिक समता का जो सपना है, तो वो आज की जो आरएसएस की जो सत्ता है उसमें हम पूरे दबे हुए हैं। हम में से बहुत बड़ा नेता कोई वो बनने नहीं देते, बनते हैं तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो खरीद लेते हैं। तो ये आज की स्थिति है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए शाहू महाराज का महत्व बहुत है, बाबा साहब का महत्व है, महात्मा फुले का महत्व है। उनके विचारों को फिर से उजागर करना, फिर से ताकतवर बनाना, ये हमारा काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, अच्छी बात आपने कही कि शिवाजी जब लड़ रहे थे तो उस समय मुसलमान शासक थे। अगर हो सकता है कि ब्राह्मण शासक होते तो उनके खिलाफ भी उनकी लड़ाई होती, मुसलमान की जगह उस शासकों की लड़ाई थी। अंग्रेज होते तो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई होती और शासकों की लड़ाई थी। लेकिन शिवाजी की लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं हो सकती थी। शिवाजी को राज सत्ता होता आमने सामने, ये तो सत्ता की लड़ाई होती है ना। तो अगर, लेकिन ये एक बात याद रखना है, एक बात और सोचना है कि जब शिवाजी मुगलों से, मुसलमानों से लड़ रहे थे तो मुसलमानों के राज दरबार में उनके सलाहकार कौन थे, मनसबदार कौन थे, जागीरदार कौन थे, ब्राह्मण क्या कर रहे थे, ये भी पड़ताल का विषय है। इसमें बहुत सारे काम हुए हैं और इतिहास सब साक्षी है। ब्राह्मण थे, मुसलमान की तरफ भी थे, शिवाजी की तरफ भी थे। तो यही सवाल है, इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है। शुक्रिया सर, और आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है हर समय। दोस्तों को भी काफी मजा आता है, बहुत ही गहन अध्ययन के आधार पर आप बोलते हैं। किताबों का लिस्ट मुझे भेजेंगे और नागपुर वाला भाषण भेजेंगे। हम नागपुर वाला भाषण पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों को सुनाएंगे भी। और हिंदी अंग्रेजी की जो किताब होगी मैं खरीद लूंगा, जहां भी अवेलेबल है मैं खरीद लूंगा, नहीं मिलेगा आपसे फोटोकॉपी लूंगा। तब तक अम्बेडकरनामा के मेरे दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अम्बेडकरनामा कथा कहानी नहीं है, ये प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है। जब हम साक्षात्कार भी करते हैं, जो विद्वान होते हैं उस क्षेत्र के, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो शुक्रिया सर, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी।